नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज बात होगी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सुलह वाले फार्मूले की। छिंदवाड़ा से लेकर कई जिलों में नेताओं के बीच चल रही तनातनी पर यह फार्मूला कितना कारगर और असरदार रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेताओं के बीच चल रही उठापटक और खींचतान कई मंचों पर खुलकर सामने भी आई। संगठन इस तनातनी को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सुलह वाले फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। हाल ही में पार्टी कार्यालय में छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू और जिला अध्यक्ष शेषराव यादव को तलब किया गया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने फॉर्मूले के तहत साफ हिदायत दी कि आगे किसी तरह की खींचतान नहीं होनी चाहिए। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हेमंत खंडेलवाल पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच सुलह करा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी लगातार संगठन में सामंजस्य और तालमेल के लिए काम कर रहे हैं और जहां भी हेमंत जी के दौरे हो रहे हैं सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर एक मंच पर पार्टी की रीति नीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत जी को जिस तरह से सफलता और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है, निश्चित ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में पूर्व से भी अच्छा प्रदर्शन हेमंत जी के नेतृत्व में करेगी। खंडेलवाल का फॉर्मूला कितना असरदार? एमपी बीजेपी में तकरार, सुलह को संगठन तैयार। अपनों में खटास, क्या फॉर्मूला दिलाएगा विश्वास? ईगो का टकराव कैसे मिटेगा बीजेपी में बिखराव? दिग्गजों में तनातनी, फॉर्मूले से बनेगी बात। वर्चस्व का सियासी खेल, क्या होगा नेताओं का मेल? वैसे बीजेपी के अलावा कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भी जूनियर और सीनियर ईगो वाली बीमारी है। कांग्रेस के अंदर भी रूठों को मनाने के लिए कई फॉर्मूलों को अपनाया जाता है। लेकिन आज बात हेमंत खंडेलवाल के फॉर्मूले की हो रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसने में कहां पीछे रहने वाली है? भाजपा बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अंतर कलह में पार्टी खंड खंड हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम सबका समायोजन करके सब में समझौता करा के पार्टी को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। अरे भाई, चाहे गोविंद राजपूत जी हो चाहे बंटी साहू जी हो, कुल मिलाकर के ये जो अंतर कलह है ये सब अपनी अपनी जो जेबें भरी हुई हैं, उन जेबों की भरने की जो लड़ाई है वो सामने आ रही है। अब ये कितने भी फार्मूले चला लें, इन सब के दुष्परिणाम आपको 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। पार्टी खंड खंड हो चुकी होगी और इनको चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल बीजेपी बड़े नेताओं के बीच तनातनी को खत्म करने में जुटी है। नेताओं में फॉर्मूले भी लगाए जा रहे हैं, तलब कर फटकार और नसीहत भी दी जा रही है। लेकिन सवाल यही कि ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए कितना कारगर और असरदार साबित होगा। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। राजनीतिक दलों में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, न ये खत्म होने वाली चीज है। राजनीतिक दल में गुट बन ही जाते हैं, ये भी माना जाता है। लेकिन बीजेपी में अमूमन यह गुटबाजी कई मर्तबा कम करने की कोशिश की जाती रही है। हेमंत खंडेलवाल भी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हेमंत खंडेलवाल मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मध्य प्रदेश में जो अलग अलग धड़ों में बीजेपी है, अलग अलग गुटों में बीजेपी है, खासकर नेताओं का जो टकराव, आपसी ईगो का टकराव है, उसको खत्म करके उनके बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले जी और कांग्रेस से विनोद शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। रमेश जी, क्या किसी राजनीतिक दल में गुटबाजी को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है? और यदि ऐसा हो सकता है तो हेमंत खंडेलवाल ने जो फार्मूला अपनाया था, एक हमने देखी थी गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह के समय डिनर डिप्लोमेसी को भी हमने देखा था, और हाल ही में छिंदवाड़ा में भाजपा के जिलाध्यक्ष और वहाँ के सांसद के बीच जिस तरीके का टकराव था, उसको
समाप्त करने की और सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद ने लंबी क्लास ली थी, लेकिन समझा जा रहा था कि शायद अब ये गुटबाजी खत्म हो जाएगी, ये नेता एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी लगातार टकराव जारी है। तो क्या इस पर अंकुश हेमंत लगा पाएंगे? उनका फार्मूला कारगर होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। राजनीतिक दलों में गुटिये टकराव कहीं ना कहीं ये हर राजनीतिक दल में रहा है, और किसी भी दल का अगर हम इतिहास देखें तो उसमें ये टकराव रहा है। अगर हम सबसे जो पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस को देखें तो स्वतंत्रता से पहले उनके यहाँ गरम दल और नरम दल हुआ करता था, और कई बार तो हाथापाई की नौबत भी आई है। लखनऊ के अधिवेशन में आई है, पूना के अधिवेशन में भी, कई अधिवेशनों में आई है। और अगर हम जनसंघ की बात करें, जो कि संगठन जिसमें प्राथमिकता रहती है, आप कल्पना कर सकते हैं 1967 में जनसंघ के समय बलराज मधु का अध्यक्ष थे, और उनके विरुद्ध जो कानपुर के अधिवेशन में जो स्थिति बनी वो भी सारे इतिहास के पन्नों पर है। अगर हम मध्य प्रदेश में भी देखें तो एक समय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा से कितने नाराज कुशाभाऊ जी हुए, या एक समय कुशाभाऊ जी को, सुंदरलाल जी पटवा को, कैलाश जी सारंग को किनारे करके एक दूसरा गुट आया। तो कुल मिलाकर के ये टकराहट तो हर राजनीतिक दल में बनी ही रहती है। विद्रोही भी होते हैं, दूसरे दलों में भी जाते हैं, और इसी बीच में दोनों ही दल कहीं ना कहीं सुलह की कोशिश भी करते हैं। सुलह की कोशिश भाजपा में कांग्रेस से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका एक कारण है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है। तो जहां संगठन होता है वहां पर सुलह की कोशिश होती है, और कई बार सुलह सफाई हो भी जाती है। और ऐसा ठाकरे जी के समय भी था, और उसको उगालदान बैठक लोग मजाक में कहा करते थे। जब दोनों पक्षों को बुला करके बात सुनते थे तो लोग कहते थे कि ये उगालदान बैठक चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये सुलह के प्रयास भी होते हैं, और इस सुलह से कई बार सफलता भी मिलती है, कई बार असफलता भी मिलती है। एक बात और कह करके मैं बात को विराम दूंगा, फिर हमारे दोनों राजनीतिक दलों से सुनेंगे। भाजपा में पिछले काफ़ी दिनों से नई जो नेतृत्व है उसको उभारने के लिए सीनियर के पास ईगो प्रॉब्लम ना हो, ये वो फार्मूला कई दिनों से अपना रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो, कैलाश जोशी 1977 में पहले मुख्यमंत्री थे। जब वीरेंद्र जी बने मुख्यमंत्री तो कैलाश जोशी उनके अंडर में थे। शिवराज उन दिनों बिल्कुल दरियां बिछाया करते थे, ऑटो टेम्पो में सभाएं किया करते थे 77 में। जब शिवराज बने मुख्यमंत्री तो कैलाश जोशी उनके अंडर में बने। बाबूलाल गौर पहले मुख्यमंत्री रह चुके, फिर उसके बाद शिवराज जी की कैबिनेट में भी आए। तो ये जो इस तरह का हमेशा, जैसे इस कैबिनेट में भी अगर आप देखें, मोहन यादव अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद पटेल की दृष्टि से या कैलाश विजयवर्गीय की दृष्टि से बहुत जूनियर पड़ते हैं, लेकिन उन दोनों को उस कैबिनेट में दिया गया। पर आप तो भाजपा में ये प्रक्रिया चलती है। जी, हम इतना पीछे क्यों जाएं? आज प्रधानमंत्री ने ही कहा है, जब उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी थी, कि अब मेरे बॉस नितिन नवीन है। उम्र का भी अंतराल है, पद का भी अंतर, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी, बीजेपी में बहुत प्रयास किया जाता है, इसके पहले के पूर्व अध्यक्ष भी ये प्रयास कर चुके हैं कि संगठन में गुटबाजी, खासकर नेताओं के जो ईगो क्लैश है, और उसमें भी जो 2020 में एक बड़ा परिवर्तन आया था मध्य प्रदेश में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन नेताओं और आपके स्थानीय वर्चस्व वाले नेताओं के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। हेमंत खंडेलवाल ने जरूर डिनर डिप्लोमेसी की थी सागर में भी, लेकिन हाल में जो छिंदवाड़ा में हुआ और सागर में हुआ, तो वो अबोला जो है, वो जो दूरियां हैं, वो आपके मंच पे, आपकी बैठक में तो दिख जाती कि दूरियां नहीं हैं, लेकिन बाहर जाते ही जो ईगो है वो बराबर बना हुआ है। तो क्या ये हेमंत जी इसको दूर कर पाएंगे, या ये भी एक जो है प्रयास ही होगा जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है? देखिए सुशील जी, अभी इस पैनल में आदरणीय रमेश जी बैठे हैं। निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की भली भांति जानते हैं, और वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके समक्ष रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मूलतः एक व्यक्ति प्रधान नहीं बल्कि एक संगठन प्रधान राजनीतिक दल है। हम एक विचार के प्रति समर्पित है, जबकि हमारे अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल किसी परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। हमारे यहाँ संवाद, समन्वय और समाधान की सशक्त परंपरा रही है। इतने बड़े और जीवंत संगठन में वैचारिक मतभेद या कार्यशैली को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, और स्वाभाविक भी है, लेकिन भाजपा की विशेषता यह है कि ऐसे मतभेदों को सार्वजनिक टकराव में बदलने के बजाय संगठन के भीतर सुलझाने का जो प्रयास हमारे नेतृत्व की ओर से किया जाता है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी इसी जो संगठन के वरिष्ठों को, संगठन के नेतृत्व को जो एक साथ बैठाकर संगठन की इसी परिपक्व सोच और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि किसी भी संगठन की कमजोरी नहीं, ये तो हमारी आंतरिक मजबूत है कि हमारे यहाँ विचारों के
जो मतभेद होते हैं और किसी एक अच्छे कार्य के लिए मतभेद होते हैं, संगठन में उनको सही जगह बिठा के एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाके उन पे विचार किया जाता है। छिंदवाड़ा का आप उदाहरण दे रहे, लेकिन वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व किस प्रकार से, यदि इस प्रकार की संवादहीनता है, कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की आवश्यकता है, तो नेतृत्व संवादहीनता और समन्वय बनाने के दोनों काम बहुत समाधान निकालने के साथ करता है। विषय एक है हमारा कि नेतृत्व का साझा लक्ष्य होता है हमेशा संगठन विस्तार और जनसेवा के लिए मिलकर हम सब काम करें, भाजपा की कार्य संस्कृति को दर्शाता है। और ये कोई एकमात्र ऐसा विषय नहीं है जिसको हम कैटेगोरिकली देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपने आज ही का उदाहरण देखा, जिस प्रकार से आपने खुद कोट किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे अध्यक्ष और मेरे बॉस आदरणीय नितिन नवीन जी हैं। तो जहां पे किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण ना होकर एक विचार के प्रति जहां समर्पण होता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के यदि कई विरोधाभास भी रहे, विचारों का मेल मिलाप भी नहीं रहा, लेकिन विचार बड़ा सशक्त है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमारी है, संगठन सर्वोपरि का हमारा बृहद्वाक्य, उसी के ऊपर चलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण लगाकर संगठन को किस प्रकार से गति देनी है, सरकार के कामों को किस प्रकार से जमीन पे उतारना है, इसके लिए लग जाता है। हम कोई कांग्रेस नहीं है। आप देखेंगे कि एक परिवार के प्रति जब कोई दल समर्पित होता है तो निश्चित रूप से वहां परिवार के कुछ खास होते हैं, परिवार के कुछ खास नहीं होते, उनमें लड़ाइयां होती हैं। अजय जी कांग्रेस पे मैं कांग्रेस के मित्र से ही सवाल पूछूंगा, उनसे भी जवाब दूंगा। पर अजय जी, आपने जो एक बात कही, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, आपने कहा कि अच्छे कार्य के लिए मतभेद। देखिए, मतभेद इतने नहीं बढ़ जाने चाहिए कि संगठन को हस्तक्षेप करना पड़े, फिर वो मतभेद से ज्यादा मनभेद की तरफ चले जाते हैं, और वो आपसी प्रतिद्वंदता भी हो सकती है या एक दूसरे के प्रति जो ईगो की भावना वो भी हो सकती है। तभी आपके संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा। अच्छे कार्य के लिए मतभेद जैसा मुझे लगता है कि ऐसा न तो छिंदवाड़ा में देखने को मिला है, ना सागर में देखने को मिला है। विनोद जी, आपके पास आऊंगा। बीजेपी कम से कम प्रयास तो कर रही है। हेमंत खंडेलवाल जो नए अध्यक्ष हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिस भी रीजन में यदि किसी भी तरीके के उनके राजनीतिक नेताओं के बीच में यदि कोई क्लैशेज हैं या कोई आपसी मनमुटाव है, उसको दूर किया जाए। कांग्रेस में तो वो भी दिखाई नहीं देता। आपके जीतू पटवारी के लिए विंध्य से अलग स्वर उठते हैं, निमाड़ से अलग स्वर उठते हैं, और इसको एक नाम दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बोलने की आज़ादी है। तो अनुशासन कैसे बनेगा और आप सब एक साथ कैसे दिखाई देंगे? आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपके विद्वान पैनल बड़े भाई रमेश शर्मा जी को और साथी मित्र भाजपा के प्रवक्ता दलवे जी को मेरा सादर प्रणाम। भाजपा के प्रवक्ता दलवे जी को आपने बात की तो कैसे अपनी कार्य योजना को किस प्रकार से रोकना है। शिव जी, मैं इतना जानता हूं कि अति का अंत होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय गुमान और एक अहंकार सत्ता का सब सारी तरफ से, चारों तरफ से, चाहे आप नीचे शुरू करो चाहे ऊपर से, आपको सबसे पहले उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई, सब सारी चीजें। तो सच्चाई ये है कि जब हम रीवा से, हमारे रीवा में डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला, और एक हमारे कांग्रेस से गए व्यक्ति है सिद्धार्थ तिवारी, और एक मनगवा विधानसभा, वहां से वो भी कांग्रेस से गए नरेंद्र प्रजापति सिद्धार्थ तिवारी का विवाद, फोटो में काली पोत देना, फेसबुक में पोस्ट करना, एक व्यक्ति की फोटो में काली पोत देना। राजेंद्र शुक्ला जी और सिद्धार्थ तिवारी का जो विवाद है जग जाए, माने मंच में बैठे हैं तो अभी नाम नहीं लेना। बात मोहन, जो आपने ही बोला कि मोहन यादव जी काफी जूनियर है, बीजेपी की एक परंपरा रही, और सच्चाई ये है कि कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव का जो द्वंद्व है, जो शिवराज सिंह चौहान का मोहन यादव का द्वंद्व है, जो राजेंद्र शुक्ला और मोहन यादव का एक द्वंद्व है। मैं तो चलो आपको मीडिया के साथ ये भी बता रहा हूं कि इस समय तो मीडिया में भी एक मैनेजमेंट का दौर चल रहा है मोहन यादव जी के द्वारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं, मेरे मीडिया के साथी हैं, उनको इसके लिए बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं, वो आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका कम करना और अपने को आगे बढ़ाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मित्र बता रहे थे, बहुत बड़ी विचारधारा, और ये बात कथनी और करनी में जब अंतर हो जाए। आखिर खंडेलवाल जी भी तो प्यारेलाल खंडेलवाल जी के बेटे ही है ना। बोलना ये कि परिवारवाद में, परिवारवाद की दूरियां, बोलना ये है, क्योंकि हमको जो आम कार्यकर्ता है उसके बीच में नफरत के बीज बोले हैं। नफरत
अपने बेटों को विदेश में पढ़ाना। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी आप देख लीजिए, 90% मंत्रियों के, 90% विधायकों के बेटे। विनोद जी आप विषय से बहुत ज्यादा भटक के जो है भाजपा की बहुत अच्छे से समीक्षा, नहीं देखिए, नहीं विनोद जी यदि किसी विषय पर यदि आप एक दो शब्द कह के अपनी बात करें तो ठीक है, लेकिन आप पूरे विषय से ही भटक गए। आप उनकी व्यक्तिगत कौन कहाँ पढ़ा है, वो तो सवाल ये भी उठ जाएगा कि फिर कांग्रेस के भी अजय धवले जी बोलेंगे कि आपके नेताओं के कितने पुत्र बाहर पढ़े हैं। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हेमंत खंडेलवाल कम से कम वो प्रयास तो कर रहे हैं, कांग्रेस में वो प्रयास दिखाई नहीं देता। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। रमेश जी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम बीजेपी से सवाल करें तो बीजेपी वाला अपने बचाव या अपना पक्ष रखने से ज़्यादा दूसरे की चादर कितनी गंदी है, दूसरे की शर्ट कितनी मैली है, उस पर बात करने लगते हैं। वही होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो हम जो सवाल करते हैं उस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया जब भी हम पैनल में बैठते हैं अधिकांशतः यही होता है। मैं फिर आपके पास वही आऊँगा कि हेमंत खंडेलवाल के पास संगठन का वैसा अनुभव नहीं है। उनके पिताजी स्वर्गीय विजय खंडेलवाल सांसद रहे और लंबे समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे और बहुत अच्छे कुशल संगठनकार भी माने जाते थे। हेमंत खंडेलवाल ने जो नई पहल शुरू की, देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी में भी अगर आप ग्वालियर चंबल से शुरू करेंगे, बहुत बड़ा जो वहाँ पर जो है गुटी असंतुलन है, वहाँ पर आप मालवा निमाड़ में जाएंगे, वहाँ पर गुटी असंतुलन बहुत है। इवन मध्य भारत में बात कर लीजिए, रीवा में आप बात कर लीजिए, विंध्य में, तो ये इतना बड़ा और हेमंत जी का अनुभव, ये क्या सामंजस्य बिठा पाएंगे। और हम जो है कड़ी इसका खिचड़ी का एक वो देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा के दोनों जो असंतुष्ट थे उनको बिठाया, लेकिन बाद में वही नतीजा निकला, बयानबाजी फिर शुरू हो गई। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो सुलह के प्रयास उन्होंने किया है और दोनों को बिठा करके बातचीत में, समझता हूँ इसका परिणाम तो निकलेगा। कितने प्रतिशत निकलता है, 1% निकलता है, 99% निकलता है, ये भविष्य बताएगा, लेकिन इसका परिणाम तो निकलेगा। और उसका एक कारण है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि न केवल भाजपा बल्कि लगभग भाजपा के विचार से जुड़े हुए जितने और संगठन भी हैं वो सब कहीं ना कहीं एकत्व की उस समरसता का एक अभियान जैसा चलाए हुए हैं। तो जिस तरीके से हमने 3-4 जगह पर भाजपा में देखते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा है, ग्वालियर में देख लें, इंदौर में देख लें, छिंदवाड़ा में, सागर में, रीवा में भी कुछ हद तक, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के बीच में कुछ ना कुछ खींचतान तो है। और ये एक लंबे समय तक सरकार में रहने के कारण कार्यकर्ताओं में अपेक्षा बढ़ती है और उसके कारण ये सारा खींचतान शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सुलह की प्रक्रिया अब उन्होंने शुरू की है, उस सुलह की प्रक्रिया उन्होंने दोनों प्रकार से शुरू की है। एक तो दोनों की जो बातचीत होगी वो मध्यस्थ के बीच में होगी, और कुछ बातचीत ऐसी होगी वो दोनों जने अकेले में भी बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ इसके कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे और एक सकारात्मक पहल है। अगर हम आपस में घर में कोई राजनीतिक दल हो, कोई परिवार हो, कोई सामाजिक संगठन भी हो, अगर उसके लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो अभियान कैसे चलेगा, आगे की यात्रा की गति अवरुद्ध होती है। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हेमंत खंडेलवाल जी ने ये सुलह की प्रक्रिया आरंभ की है। जी अजय जी, रमेश जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको आपने सुन भी लिया कि वो किस तरीके से अपेक्षा तो है, पर देखिए सवाल यही उठता है कि यदि आप 2 कदम चले हैं और उन 2 कदमों की यदि समीक्षा हो रही है और परिणाम वैसे अनुकूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और उसमें परिणाम अनुकूल नहीं आने वाले हैं। और हेमंत खंडेलवाल जी, क्या कैलाश जी, क्या राकेश सिंह, क्या सिंधिया, या ग्वालियर चंबल, क्या नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो इस पूरे गुटी जो राजनीति मध्य प्रदेश में है, क्या हेमंत खंडेलवाल जी ने देखिए उत्साह दिखाया है, प्रयास भी अच्छा किया है, पर क्या सफल होगा? मैं वही उस सवाल पर फिर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। आज देश की यदि बात करें तो एकमात्र ऐसा संगठन है जो चलायमान है, जो गतिशीलता के साथ में काम कर रहा है। वर्ष के 365 दिन 24/7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ काम होते हैं, और निश्चित रूप से संगठन की भी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा और कार्यकर्ताओं की भी संगठन से अपेक्षा होती है। तो जब दायित्व की बात आती है, निश्चित रूप से कोई एक कार्यकर्ता दायित्व किसी एक दायित्व पे जाता है, बाकी सब अन्य उसके सहयोगी की भूमिका में, तो निश्चित रूप से ये एक भाव हो सकता है कि, लेकिन कहीं विचारों में भिन्नता आ जाए। जब आप देखिए, जब चुनाव का समय होता है, भारतीय जनता पार्टी का, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण लगाकर संगठन को किस प्रकार से आगे लेके जाना है, संगठन
का जो विचार है उसको किस प्रकार से मजबूत करना है, सशक्त करना है, उसके लिए काम करता है। वर्तमान की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। जो हिस्टोरिकल मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो वोट शेयर है 48% का वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा में आप यदि देखें तो 60% के आसपास, 29 की 29 लोकसभा की सीटें। और इसी छिंदवाड़ा की जिस लोकसभा सीट के लिए आप बात कर लें तो 40 वर्षों का कमलनाथ जी का जो साम्राज्य था उसको ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य परिवार से आने वाला कार्यकर्ता आज वहां का सांसद है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब विचार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो इस प्रकार के मनमुटाव निश्चित रूप से हो सकते हैं। एक बड़े जीवंत संगठन में आप काम कर रहे हैं, सभी एक विचार के लिए निष्ठ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतों की भिन्नता है, उन मतों की भिन्नता को संगठन का नेतृत्व समय देकर उसको किस प्रकार से एक जगह बिठा के उसको सुलझाएगा और सबको यह ज्ञात कराएगा कि हमारा लक्ष्य, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हमारे संगठन ने निर्धारित किया, उसके लिए हम सबको काम कर रहे हैं। मैं शुरुआत में कहा, हम कोई कांग्रेस नहीं है कि हमें किसी एक परिवार के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। हमारे यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री बनता है, सामान्य कार्यकर्ता ही आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तो इसीलिए कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती, महत्वाकांक्षाएं संगठन के प्रति होती है और उसी संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप पालन भी होता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के मनमुटाव जो होते हैं, इस प्रकार के विचारों की जो भिन्नता होती है, वो कहीं ना कहीं उचित समय पे, उचित प्लेटफॉर्म पे इसको सॉल्व भी किया जाता है। यदि कंपैरेटिवली हमारे प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश तो क्लासिक उदाहरण है। अभी हाल ही में देखिए किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आता है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की, फिर उनके विरोध में निधि चतुर्वेदी जी को एक पूरा का पूरा पोस्ट लिखना पड़ा। हम कांग्रेस के मीडिया विभाग में टैलेंट हंट की सारी वानगी देखी रहे। कल परसों ही समाचार आया कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिनव बरोलिया को और अभय तिवारी जी को उस ग्रुप से बाहर कर दिया मुकेश नायक जी का इस्तीफा। तो ऐसे में अनेक उदाहरण आपको गिना सकता हूँ कि कांग्रेस में जो मैं अजय जी जवाब ले लेता हूँ विनोद जी से। विनोद जी, मैं आपसे आप जवाब दे ही दीजिए कि बीजेपी में जो हो रहा है ठीक है, हेमंत खंडेलवाल जो प्रयास कर रहे हैं वो उसके परिणाम आगे चल के सामने आएंगे, पर कांग्रेस में जो गुटबाजी है, कांग्रेस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे जो बाहर सार्वजनिक बयानबाजी होती है, चाहे मुकेश नायक का इस्तीफा हो फिर वापस लेना, ये पूरी स्क्रिप्ट आखिर कांग्रेस में कब वो सुधार होगा? कि वो चूँकि मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य भी है, संगठन की मजबूती तभी होगी जब गुटों में बटे हुए आपके नेता भी एक साथ दिखाई दें, एक स्वर में बोलें और मतभेद भी भूलें और मनभेद भी भूलें। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी हमेशा मूल्य आधारित राजनीति करती है। जिस प्रकार से हमारे मित्र ने बोला, एक परिवार एक परिवार एक परिवार, मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूँ उस परिवार में इस देश में अपने दो नेता शहीद हुए, इंदिरा गांधी और हमारे राजीव गांधी। आखिरी प्रधानमंत्री उस परिवार से राजीव गांधी थे। फिर हमारे मौका मिला हमको सोनिया गांधी जी के रूप में, और सोनिया गांधी जी ने बोला कि हम इस पद को नहीं लेंगे। उन्होंने भी एक साधारण कार्यकर्ता डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक विद्वान अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया और 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री बने। और इस देश की जो गति है, आज हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आप कहां मैं कहां, ये सब एक सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना क्रांति और सब चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिन। आज आप जिस नितिन नवीन की बात कर रहे हैं वो भी एक विधायक के पुत्र है, भाजपा एक परिवारवाद से आई। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे जी हैं, आप सबको पता है कि एक दलित परिवार से, एक सामान्य घर से, ब्लॉक अध्यक्ष से, कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके आज विनोद जी मध्य प्रदेश पे आके मध्य प्रदेश पे बोले ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मध्य प्रदेश पे आप 2 लाइन बोल दीजिए। क्योंकि मित्र ने बार परिवार की बात की, तो आज मैं इनको परिवार के सच्चाई जानोगे तो आप अपने रात में जब सोओगे ना मित्र, तो आज सोते समय सोचना कि उस परिवार ने इस देश को क्या दिया है। उस परिवार ने, पंडित नेहरू ने अपनी पूरी संपत्ति इस देश को दे दी थी। मेरे पास विनोद जी, मेरे पास समय का बहुत अभाव, मेरे पास बहुत समय का बहुत अभाव है, बहुत मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। रमेश जी, आप फाइनल कमेंट, क्या हेमंत खंडेलवाल ने जो विश्वास जताया, जिस पहल को शुरू किया है, आप उसमें अगर बात करें तो आप कितना उसे समझते हैं कि ये कुछ सफल हो पाएंगे या वैसा ही दृश्य बना रहेगा? सही है कि एकदम शून्य पर तो नहीं रहेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 50 से 60% तक उनको सफलता मिलेगी और कई कार्यकर्ता हैं जो मूल लाइन पर आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 वरिष्ठ नेता हैं वो किनारे पर रहें, लेकिन वो भी चुप होंगे। जितना मुखर तरीके से वो अभी बोलते हैं, मन भले ना मिले लेकिन वो मुखर बोलना बंद कर देंगे, मुखर बोलना बंद हो जाएगा। आपने एक बात और कही कि 50% आपको सफलता का जो है उम्मीद है कि हेमंत फार्मूला इसमें काम करेगा। हालांकि हमने अभी जो 2 मामले आप जिनको लेकर हमने पूरी बात आगे बढ़ाई थी,
ना तो छिंदवाड़ा में उसका कोई विशेष असर दिखाई दिया और ना ही सागर में। आप एक बार डिनर में बैठ गए, एक कार्यक्रम में आप साथ में एक गाड़ी से निकल गए, इससे जो है संगठन के जो नेताओं के बीच के ईगो है उससे ख़त्म नहीं हो जाते। प्रयास और भी करने होंगे क्योंकि अंत में आपका मुकाबला भी कांग्रेस से होगा और कांग्रेस की हाल मैंने आपको बताई दी। जीतू पटवारी खुद एक गुटी असंतुलन में घिरे हुए हैं। पर हम राजनीतिक दलों से जवाब मांगते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से आप एक राजनीतिक दल के रूप में मतभेद और मनभेद दोनों को दूर करके काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।